नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। देखिए, तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है अभी भी। तबीयत थोड़ी टाइट ही है। हाँ जी। पर चलिए, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज की कहानी। अच्छा, हम लोगों ने कल आपको क्या पढ़ाया था भाई, बताओ। हम लोगों ने कल आपको पढ़ाया था ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल, ये पढ़ाया था ना। कि भाई अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टे रेशियो में होती है। ठीक है जी। चलिए, तो हम उसी पर बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे। 93 नंबर सवाल है, बताओ। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है तो वाई की वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज होगा, बताइए बच्चे। एक्स वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस बात का ही मतलब यह होता है कि एक्स गुणा वाई कांस्टेंट है। एक्स गुणा वाई इज ए कांस्टेंट नंबर। अब जिस बच्चे को एक कंसेप्ट ही नहीं पता वो सवाल कर ही नहीं पाएगा मेरे भाई। इज ए कांस्टेंट नंबर, बोलो हाँ। एक्स को अगर 37.5% बढ़ाया जाता तो वाई के मान में कितना परसेंट चेंज आएगा। एक्स को हमने 37.5% बढ़ाया। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 12.5%, 1/8। 37.5% 3/8। वाई कितना, अगर एक्स 3 बढ़ाया तो वाई 3 कम हो जाएगा। नीचे बेस क्या आएगा? 8 प्लस 3 11, 3/11 कम हो जाएगा। 1/11 9.09%। 9.09 का 3 गुना 27.27%। 27.27% आएगा जी। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। करेंगे, आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 94, बनाइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन हर उस पे अलग अलग लैंग्वेज होगी। हर सवाल पे अलग अलग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी सेम कॉन्सेप्ट पर। ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट पे अलग अलग लैंग्वेज के सवाल हम आज करेंगे। ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री डिक्रीज बाई 12%। एक फैक्ट्री में मैन पावर 12% कम करने की वजह से फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है 12% कम हो जाता है। भाई व्हाट परसेंट शुड बी द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज, वर्किंग आवर्स को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए जिससे कि ओरिजिनल प्रोडक्शन को रिस्टोर किया जा सके, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए वर्किंग आवर्स कितने परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर बेसिक क्या है, इस सवाल का बेसिक नहीं बेटा मेरे भाई। इस सवाल को करने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आपका एक इंसान सोशल आदमी होना जरूरी है। आप बताओ, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैसे निकाला जाता है? फैक्ट्री में प्रोडक्शन ऐसे निकाला जाता है कि फैक्ट्री में आदमी कितने काम कर रहे हैं और एक आदमी कितने घंटे काम कर रहा है, इनटू वर्किंग आवर्स। इनटू वर्किंग आवर्स, प्रोडक्शन बराबर मैन पावर गुणा वर्किंग आवर्स। जितने ज्यादा फैक्ट्री में आदमी होंगे उतना ज्यादा सामान बनेगा। प्रोडक्शन मतलब उतना ज्यादा फैक्ट्री में सामान बनेगा। जितने ज्यादा वर्क घंटे काम करेंगे, जितने ज्यादा वर्किंग आवर्स होंगे उतना ज्यादा मेरे दोस्तों प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब क्या होता है कि भैया मैन पावर के कारण प्रोडक्शन 12% कम हो जाता है। एक फैक्ट्री में लोगों की लोग कम हो गए, प्रोडक्शन भी 12% कम हो गया। इसका मतलब फैक्ट्री में लोगों की संख्या 12% कम हो गई है। अगर एक फैक्ट्री में 12% लोग कम कर दोगे तो फैक्ट्री में 12% सामान कम बनेगा। तो अगर प्रोडक्शन 12% कम हुआ है तो यानी कि मैन पावर फैक्ट्री में 12% कम हो गई। बोला वर्किंग आवर्स को कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए, वर्किंग आवर्स को, जिससे कि आपका प्रोडक्शन सेम पहले जितना ही रहे, प्रोडक्शन सेम रहे। तो क्या सवाल नहीं बन गया? अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में दूसरी रिवर्स रेशियो में, मैन पावर कितना कम हुआ? 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। 4% 1/25, 12% 3/25। अगर ये 3 कम हुआ है तो ये 3 बढ़ाओ। नीचे बेस क्या आएगा? नीचे बेस आएगा 25 माइनस 3 22, 3/22 आ गया। तो 3/22 बढ़ाना पड़ेगा। देखो 1/22 जो होता है वो 4.54% होता है। 1/22 4.54%, 3 गुना
तो 13.5% से हल्का सा ज्यादा आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। तीसरा 1/22 4.54% होता है, याद रखिए 3 गुना करेंगे, 4.5 का 3 गुना 13.5, 13.5% से हल्का सा ज्यादा है, एक ही ऑप्शन आएगा। समझ में आया? आगे चलेगा। पता नहीं तुम लोगों के अंदर पेशेंस क्यों नहीं है, क्यों फड़फड़ाते रहते हो, शांति क्यों नहीं रखते। एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल बनाइए। A contractor reduces the working time of a week Monday to Saturday from 48 hours to 36 hours for his worker without changing the payment. What is the percentage increase in the hourly rate? आवरली रेट का परसेंटेज इंक्रीज। इन सवालों को करने से पहले आपको इन सवालों के पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए। और वो कंसेप्ट कैसे आएगा? कैसे? जब आप एक सामाजिक व्यक्ति होंगे, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए मेरे भाई इन सवालों को करने से पहले। मतलब इस सवाल के पीछे क्या कंसेप्ट लगेगा बताइए। एक ठेकेदार के यहां बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो ठेकेदार ने क्या किया, मजदूरों का जो वर्किंग टाइम है, मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, वो 48 घंटे से 36 घंटे कर दिया वर्कर का, कि भैया एक हफ्ते में पहले आप 48 घंटे काम कर रहे थे, अब 36 घंटे काम करो, विदाउट चेंजिंग द पेमेंट। लेकिन पेमेंट चेंज नहीं किया, पहले जितना पेमेंट कर रहा था एक हफ्ते में मजदूर को, अभी भी उतना ही पेमेंट कर रहा है। तो पूछा है मेरे भाई कि आवरली रेट कितना परसेंट इंक्रीज किया। आप बताओ, एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों को पेमेंट कैसे करता है? अनपढ़ अंगूठा छाप ठेकेदार भी इस सवाल को बना सकता है। पेमेंट कैसे करा जाता है? पेमेंट करते हैं मेरे प्यारे भाई आवरली रेट। भाई एक घंटे का रेट कितना है? आवरली रेट गुणा मेरे प्यारे भाई वर्किंग टाइम। आवरली रेट गुणा वर्किंग आवर्स, ऐसे पेमेंट होती है मेरे दोस्तों मजदूरों को ठेकेदार द्वारा। नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक ठेकेदार मेरे प्यारे भाई अपने मजदूर को कहता है कि मैं आपको 25 रुपए दूंगा पर आवर, 25 रुपए हर घंटे काम करने के दूंगा। एक ठेकेदार कहता है कि हम आपको जो है हर घंटे काम करने के 25 रुपए देंगे। मजदूरों ने एक हफ्ते में 48 घंटे काम किया। मजदूर, ये एग्जांपल अपनी मर्जी से ले रहा हूं, सवाल से कोई लेना देना नहीं है। मजदूर एक हफ्ते में 48 घंटे काम करते तो कितना पेमेंट किया जाएगा? 25 गुणा 4800 मेरे प्यारे भाई, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1200 रुपए। 1200 रुपए पेमेंट मजदूरों को करेगा जो है। निकला कि निकला? क्लियर है? तो पेमेंट कैसे निकाली जाएगी? आवरली रेट गुणा वर्किंग आवर्स। ये आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए सवाल शुरू करने से पहले। इसके लिए अलग कोई संविधान नहीं बना हुआ, पता होना चाहिए। नहीं पता तो बेटा आप गणित तो कमजोर हैं, आप जिंदगी में भी कमजोर हैं। एक घंटे में जितना पैसा मिलता है उसको पूरे वर्किंग आवर्स से गुणा कर दो तो पेमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे यस सर। अब मेरे भाई एक कॉन्ट्रैक्टर ने, ठेकेदार ने क्या किया, मजदूरों के वर्किंग आवर्स 48 घंटे से 36 घंटे कर दिए। पहले मजदूर एक हफ्ते में 48 घंटे काम कर रहे थे, तो अब 36 घंटे काम कर दे बिना पेमेंट चेंज किए, यानी कि पेमेंट सेम उतना ही कर रहा है वो जितना पहले था। तो पूछा है आवरली रेट कितना परसेंट बढ़ जाएगा? दो संख्याओं की गुणा सेम रखनी है, एक संख्या जिस रेशियो में दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी। वर्किंग आवर्स क्या हो गया? 12 चौक 48, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 4 3 के रेशियो में। तो आवरली रेट रिवर्स हो जाएगा ना, 3:4 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ सर, नहीं कि पहले 3 था तो अब 4 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 1/3 बढ़ गया। 1/3 मतलब 33:1/3%। सर 25 कैसे आ रहे? मैंने अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले लिया था तुम्हें समझाने के लिए, सवाल से कोई लेना देना नहीं है उसका। राक्षसो धरती पे बोझ। यार तुम लोग तो एग्जाम्पल लेना भी गुनाह है तुम लोगों के लिए। आगे चलेंगे। सेम कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, एक ही कंसेप्ट। ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट। और इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी तरीके लैंग्वेज के सवाल बन सकते मैं सारे करवाऊंगा, सारे के सारे। हर सवाल एकदम अलग है। बताओ,
एक ट्रायंगल में बेस 66 से ही 2/3% बढ़ जाता है। इसकी हाइट को कितना परसेंट घटाया जाए कि ट्रायंगल का एरिया सेम रहे? आप कहोगे सर ये तो मेंसुरेशन का सवाल है, परसेंटेज में क्या आ गया? परसेंटेज पढ़ रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेंसुरेशन बिल्कुल ना आता हो। सवाल परसेंटेज का है, लेकिन इसको करने के लिए आपको मेंसुरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल का एरिया, सर कंसेप्ट नहीं समझ, अरे कितना कंसेप्ट समझाऊं भाई तुझे? ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? यही तो कंसेप्ट है यार, यही तो कंसेप्ट। और क्या है कंसेप्ट? अरे राक्षसो, यार तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तुम भी क्यों नहीं मांगते जाके? यार तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तुमने बैच पढ़ाना परेशान कर दिया, बैच पढ़ाना यार। अरे यही तो कंसेप्ट है यार, कि अगर एक ठेकेदार बहुत सारे मजदूर काम पे रखता है तो ठेकेदार मजदूरों को कैसे पेमेंट देगा? 1 घंटे का रेट, 1 घंटे का रेट गुणा वर्किंग आवर्स। मान लो, सवाल को भूल जाओ, सवाल गया तेल लेने। मान लो एक ठेकेदार, अपनी मर्जी से एग्जांपल दे रहा हूं, अपने मजदूरों को कहता है भाई साहब मैं आपको हर घंटे 25 रुपए दूंगा, मेरे यहां काम करो, 1 घंटे का 25 रुपए दूंगा। यह क्या है? आवरली रेट। अगर मजदूर एक हफ्ते में 48 घंटे काम करता है, कोई मजदूर 48 घंटे एक हफ्ते में, तो कितना पेमेंट करेगा उसे? अगर 1 घंटे में 25 रुपए, तो 48 घंटे में कितना पेमेंट करेगा? 25 गुणा 48, 1200 रुपए। तो पेमेंट 1200 रुपए कैसे आया? इन दोनों की गुणा करके ही तो आया। सुनते नहीं हो क्या तुम लोग? क्या जब बताता हूं, भाई यार तुम कैसे बच्चे हो यार, तुम कैसे बालक हो? तुम लोग केवल बोर्ड पे देखते रहते हो, शब्दों पे ध्यान नहीं देते। मैं क्या बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं? क्या हर बात को मैं बोर्ड पे लिखूं? हर सवाल का कंसेप्ट साथ साथ लिख तो रहा हूं, इनका कोई अंत नहीं है। और ये बात ऐसा नहीं कि ये कोई कंसेप्ट है, नहीं, ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस, कंसेप्ट सिखाना पड़ता है। कॉमन सेंस इंसान के अंदर खुद इनबिल्ट होता है। कॉमन सेंस, दिस इज नॉट कंसेप्ट, दिस इज कॉमन सेंस। कंसेप्ट ये है जो आगे सॉल्यूशन हुआ है। परेशान करके रख दिया। कैसे भाई, तुम कैसे पढ़ोगे? ये मैं जो बता रहा हूं सबसे आसान चीजों को पढ़ने में अगर तुम रो जा रहे हो, तो जब टफ सवाल आएगा, टफ चैप्टर आएगा, कैलकुलेशन मुश्किल आएगा, तो कैसे करोगे आप? एक ट्रायंगल का बेस 66 से ही 2/3% बढ़ाया जाता है, उसकी हाइट कितना परसेंट घटाई जाए कि ट्रायंगल का एरिया सेम रहे? ये हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। सवाल है परसेंटेज का, लेकिन ये सवाल तभी होगा जब आपको मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद होगा। अब मेंसुरेशन का फॉर्मूला तो मेंसुरेशन में सिखाऊंगा, लेकिन यहां मैं कंसेप्ट लिखूंगा कि किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। यानी कि किसी त्रिभुज का बेस बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा, त्रिभुज की हाइट बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा। ठीक है जी, यानी कि एरिया डिपेंड करता है बेस और हाइट पे।
त्रिभुज का एरिया बेस और हाइट पे डिपेंड करता है, बेस और हाइट पे निर्भर करता है। ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। त्रिभुज का एरिया निर्भर किस पे करता है, त्रिभुज का एरिया निर्भर करता है बेस और हाइट पर। बेस और हाइट के बदलने से ही एरिया बदलेगा, 1/2 का कोई रोल नहीं है, वो एक फिक्स्ड नंबर है, वो फिक्स्ड नंबर है मेरे भाई। ठीक है जी। अब कोई भी ट्राइंगल बोलो, किसी ट्राइंगल का बेस 66 से ही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। ट्राइंगल का बेस 66 से ही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। बोला है ट्राइंगल के एरिया को सेम रखने के लिए हाइट कितने परसेंट कम होनी चाहिए। अगर हमने किसी ट्राइंगल का बेस बढ़ा दिया तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि एरिया को सेम रखने के लिए उस ट्राइंगल की हाइट कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी। अब कॉन्सेप्ट परसेंटेज का है कि दो संख्याओं की गुणा, बेस और हाइट की गुणा एरिया अगर सेम रखना है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। बेस कितना बढ़ा है, 66 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 33 सही 1/3%, 1/3। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। बेस 2/3 बढ़ाया, अगर ये बेस 2 बढ़ाया तो हाइट को 2 कम करना पड़ेगा। नीचे क्या आएगा इनका एक्शन, 3 + 2 5, यानी कि 2/5। 2/5 आएगा 40%, यानी कि त्रिभुज की हाइट को 40% कम करना पड़ेगा और आंसर बी ऑप्शन आएगा। बोलिए बच्चे। सर आपने इतना स्लो तो मेंसुरेशन में भी नहीं पढ़ा है, बस क्या करूं बेटा, बच्चे ही इतने लीचड़ हैं, लीचड़ हैं लीचड़। मैं मतलब आप ये समझो इतने घटिया बालक है जिसकी कोई हद नहीं। खोखला खोखले बालक है, खोखले, दिमाग है ही नहीं, बिना दिमाग के पैदाइश हैं। 97। एक आयत की लंबाई 11.11% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम की जानी चाहिए। परसेंटेज का सवाल है, लेकिन होगा कैसे जब आप मेंसुरेशन याद हो। गणित है बेटा, गणित एक जाल है, गणित पूरा आपस में कनेक्ट है, हर एक चैप्टर दूसरे से कनेक्ट है। ये तीसरी क्लास में पढ़ा दिया जाता है आयत, आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा दोबारा से। ये आयत होता है मेरे भाई, है ना, आमने सामने की, जिसमें भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयत। ये होता है रेक्टेंगल। ठीक है जी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला है। अब एक आयत की लंबाई 11.11% बढ़ा दी जाए तो पूछा एरिया सेम रखने के लिए हाइट कितने परसेंट कम करनी चाहिए। हमें एरिया सेम रखना है, हाइट कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी। एरिया सेम रखना है तो बच्चों ये क्या है, गुणा। अब दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक जिस रेशियो में दूसरे रिवर्स रेशियो में। लंबाई कितना बढ़ा है, 11.11%। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। अगर लंबाई 1/9 बढ़ा दी तो चौड़ाई कितना कम, ये 1 बढ़ा है तो 1 कम करना पड़ेगा। नीचे क्या आएगा, बेस 9 + 1 10, 1/10, 1/10 यानी कि 10%। चौड़ाई 10% कम करना चाहिए। आगे चलेंगे, अगला सवाल सीजीएल 2017 के पेपर का। एक सिलेंडर की रेडियस 12% कम हो जाती है, हाइट कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए कि बेलन का वॉल्यूम आयतन सेम रहे। एक बेलन के वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है मेरे भाई, ठीक है ना। एक बेलन की रेडियस 20% कम की जाती है, हाइट कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए कि मेरे दोस्त वॉल्यूम सेम रहे। ये वॉल्यूम के वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, नहीं पता ये लिख दिया मैंने, याद कर लो, लिख दिया, याद कर लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, पाई क्या है, पाई एक फिक्स नंबर है 22/7।
पाई एक कांस्टेंट नंबर है जिसका मान होता है 22/7 या अप्रोक्सीमेट 3.14। यानी कि सिलेंडर या बेलन का जो आयतन है, बेलन आप समझते हैं जैसे मेरे पानी का गिलास है, इस पानी के गिलास को हम लोग सिलेंडर या हिंदी में बेलन कहते हैं, नहीं मर्लिन। ठीक है जी। बेलन का आयतन डिपेंड करता है रेडियस पे और हाइट पे। आप रेडियस और हाइट बदलोगे वॉल्यूम भी बदल जाएगा, लेकिन पाई एक फिक्स नंबर है। बेलन का जो वॉल्यूम है वो केवल रेडियस और हाइट की वैल्यू बदलने से ही चेंज होगा। बेलन का वॉल्यूम जो है वो रेडियस के स्क्वायर और हाइट के जो है प्रोपोर्शनल है। बेलन का आयतन रेडियस के स्क्वायर और उसकी हाइट के प्रोपोर्शनल है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर करना है। बेलन का वॉल्यूम कब बदलेगा? जब बेलन के रेडियस को छेड़ोगे, हाइट को छेड़ोगे। पाई को तो छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि पाई का मान ऑलरेडी फिक्स होता है। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर। एक बेलन की रेडियस 20% कम की जाती है। 20% का मतलब 1/5। पूछा हाइट कितने % बढ़ानी चाहिए कि वॉल्यूम सेम रहे? आप खुद सोचो, अगर किसी सिलेंडर की रेडियस कम करोगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, लेकिन आप हाइट बढ़ा देना है आपको जिससे कि वॉल्यूम सेम रहे। तो यहां गलती करेंगे बच्चे, यहां रेडियस का स्क्वायर है, स्क्वायर करना है। एक बेलन की रेडियस 20% कम हो गई 1/5, यानी कि रेडियस पहले 5 थी तो 5 से 1 कम होकर 4 हो गई। रेडियस अगर पहले 5 थी तो 5 से 4 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? इस रेशियो में। रेडियस का स्क्वायर करना है। अगर दो संख्याओं की गुणा सेम रखना है, एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में होगी। यानी कि मेरे प्यारे भी, अगर रेडियस का वर्ग, ये रेडियस का स्क्वायर है, ध्यान सुनिएगा, रेडियस 20% कम हो गई 1/5, यानी कि रेडियस 5 थी, 5 से 4 होगी, तो रेडियस का स्क्वायर करना है। 5 के स्क्वायर से 4 का स्क्वायर, यानी कि हाइट अगर पहले 16 थी तो 16 से 4 का स्क्वायर 16, 25 करनी पड़ेगी। उल्टा रेशियो, रिवर्स रेशियो, उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि हाइट 16 से बढ़ाकर 25 करनी पड़ेगी। तो हाइट कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 9। पहले कितनी थी? 16। अब 1/16 कितना होता है? 6.25%। 9/16 क्या होता है? इसका 9 गुना, यानी कि 9 छिक्का 54, ये 56.25% आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलेगा। अगला सवाल ही बताइए, सवाल नंबर 99। सवाल नंबर है आपके सामने 99, बताइए। एक क्यूबॉइड में अगर लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 10% घटाई जाती है, ऊंचाई को कितने % बढ़ाया या घटाया जाना चाहिए ताकि आयतन सेम रहे? एक क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड आप समझते जैसे हमारी किताब है, ये हमारी किताब है, ये क्यूबॉइड है, ये इसकी लंबाई है बच्चों, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी हाइट है। जैसे आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो वो कमरा क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। अब ये सवाल आप मुझे करके बताओ जल्दी से। 90 नहीं समझ में? कोई बात नहीं, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो, 10 दिन बाद अपने आप आ जाएगा समझ में। लड़कियों कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। कोई सवाल इंस्टेंट समझ नहीं आता है इसलिए नहीं, आपको परेशानी इसलिए नहीं क्योंकि ये आपको परसेंटेज समझ नहीं आ रहा, परेशानी इसलिए है क्योंकि आपको यहां मेंसुरेशन इन्वॉल्व हो गया और मेंसुरेशन का आपका जीवन से कोई रिश्ता नहीं रहा आज तक। मेंसुरेशन की वजह से तकलीफ है, परसेंटेज की वजह से नहीं। 10-15 दिन बाद ये तकलीफ अपने आप कम हो जाएगी, विश्वास रखो मेरा। ठीक है, मैंने बहुत प्यार से समझाया है ना, कि वॉल्यूम रेडियस का स्क्वायर गुणा हाइट। रेडियस 20% कम होगी 1/5 मतलब रेडियस अगर पहले 5 थी तो 5 से 1 कम 4 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर पावर 2 है, 5 का स्क्वायर से 4 स्क्वायर हो गया।
अब गुणा सेम रखनी है तो हाइट उल्टा रेशियो होगा। उल्टा रेशियो यानी कि हाइट अगर पहले 16 थी तो 25 करनी पड़ेगी, 16 से 25 करनी पड़ेगी। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 9/16। जी प्यारे भाई, सवाल यह है कि एक क्यूबॉइड की लंबाई 20% बढ़ा दी, चौड़ाई 10% घटा दी, हाइट को कितना परसेंट बढ़ाया घटाया जाए कि वॉल्यूम सेम रहे। अब हमें एक घनाभ का वॉल्यूम सेम रखना, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है ना, मजबूरी है। हम लंबाई भी बदल रहे हैं, चौड़ाई भी बदल रहे हैं, तो आप इसको ना एक माल समझो, लंबाई गुणा चौड़ाई को, इसको आप एक माल समझो कि ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है। हमें इन दो संख्याओं की गुणा सेम रखनी है, यही बात है। अब लंबाई 20% बढ़ा दी, 20% बढ़ाने का मतलब है 1/5, यानी कि लंबाई पहले 5 थी तो 5 से 6 हो गई। चौड़ाई 10% घटा दी, 10% मतलब 1/10। मैं ऊपर इनिशियल वैल्यू लगता हूं, नीचे फाइनल वैल्यू। चौड़ाई 10% घटा दी 1/10, यानी कि चौड़ाई अगर 10 थी तो 10 से 9 हो गई, 10 से 9 हो गई। ये लंबाई चौड़ाई का रेशियो हुआ मेरे दोस्तों, लंबाई चौड़ाई का, है ना, ठीक है। आप इसे एक माल समझिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसे दूसरा। तो हाइट को अगर दो संख्या की गुणा सेम है तो हाइट को रिवर्स रेशियो में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हाइट अगर 6 निम्मा 54 थी पहले तो 54 से घटा के 5 दुसम 50 करना पड़ेगा। हाइट अगर पहले 54 थी तो 54 से घटा के 50 करना पड़ेगा, यानी कि हाइट इंक्रीज नहीं करेंगे मेरे भाई, ये इंक्रीज नहीं आएगा। इन दोनों में से आंसर आएगा डिक्रीज हो जाएगी, रिवर्स रेशियो होगा मेरे दोस्त, समझ में है ना। यानी कि हाइट अगर 54 थी पहले तो 54 से 50 करनी पड़ेगी, 4 घटानी पड़ेगी। पहले कितनी थी? 54, और परसेंटेज में कितना? गुणा 100% ही आएगा, ठीक है जी। तो 2 दूनी और ये 27, तो 27 कितनी बार जाएगा? 27 सत्ते 189 होता है तो 7 बार तो जाएगा ही, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, डी ऑप्शन। 7.4% डिक्रीज हो जाएगा। ये है, कल मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के इजी और डायरेक्ट सवाल कराए थे, इजी और डायरेक्ट सवाल, आय खर्चा बचत के। आज इसी कॉन्सेप्ट पे मिसलिनियस सवाल हैं, बस हिल गए। मतलब प्री के सवालों में तो आप शेर हो और मेंस के सवालों में आप बकरी हो, ठीक है। मैं आपको खुश करने के लिए आधा अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट पे जितनी लैंग्वेज, जितने टाइप, चाहे आसान हो, मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो, तुम्हें पसंद हो ना पसंद हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पूरा पढ़ाना है, एक एक बात बहुत डिटेल में लिख लिख के। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट नहीं, अगला टाइप, इसी पर अगला टाइप, कंसंट्रेशन वाले सवाल, कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन। चलिए पहले कंसेप्ट समझते हैं, पहले कंसेप्ट समझते हैं, किधर गया, उसके बाद हम सवाल करेंगे, ठीक है बच्चे। यस, ये कंसेप्ट समझिएगा, सॉल्यूशन बेस्ड, सॉल्यूशन बेस्ड, सॉल्यूशन बेस्ड। सॉल्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं घोल, घोल। अब सॉल्यूशन या घोल का क्या मतलब है? देखिए, जब हम एक लिक्विड में एक सॉलिड चीज मिलाते हैं तो उसे सॉल्यूशन या घोल कहा जाता है। लिक्विड जैसे कि मान लीजिए पानी, और पानी में आपने मिला दी चीनी, तो चीनी क्या है? सॉलिड है, और पानी क्या है? लिक्विड है। चीनी ठोस है, पानी तरल है, द्रव है। तो जब हम एक सॉलिड पदार्थ में एक लिक्विड मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? उसे घोल कहते हैं। जैसे कि दूध बतासा, बतासा क्या है? सॉलिड है। दूध क्या है? लिक्विड है। तो दूध बतासा क्या है? घोल होता है, सॉल्यूशन होता है। समझ में? आप बोलोगे यस सर समझ में आया घोल क्या होता है। अब आप एक चीज समझिए मेरे प्यारे भाई, कंसंट्रेशन, 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 या हिंदी में कहते हैं सांद्रता, या बिल्कुल देसी भाषा में कहें तो गाढ़ापन, है ना। कंसंट्रेशन क्या होता है मेरे भाई? कंसंट्रेशन, मान लीजिए हम दो चीजों को मिलाकर, मान लीजिए हम पानी में शुगर मिलाकर एक घोल बनाते हैं, मान लीजिए हम पानी में शुगर मिलाकर एक घोल, एक सॉल्यूशन बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। बात को सुनते रहिएगा मेरे भाई, समझते रहिएगा। तो मैंने मेरे प्यारे भाई 220 लीटर पानी में 220 ग्राम पानी समझ लो,
मान लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने 220 ग्राम पानी में कितना मान लेते हैं, 220 नहीं करते, मान लीजिए मेरे भाई हमने 280 ग्राम पानी में 120 ग्राम शुगर मिला दिया। तो बताओ मेरे प्यारे भाई, टोटल घोल कितना बनेगा? टोटल घोल बनेगा 400 ग्राम का। कोई तकलीफ? 280 प्लस 120, 400 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, कहीं हवा से नहीं आया, कोई सवाल नहीं सॉल्व करवा रहा मैं अपनी मर्जी से डाटा ले लेके समझाता हूं बेटा, ये मेरा तरीका है। तो कंसंट्रेशन या बेसिकली सांद्रता का क्या मतलब है? मान लो कि भैया हमने पानी में चीनी मिला के घोल बनाया, हमने 280 ग्राम पानी लिया, उसमें 120 ग्राम चीनी मिलाई, घोल बन जाएगा 400 ग्राम का टोटल। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ इस घोल में चीनी का कंसंट्रेशन क्या होगा? इस घोल में चीनी का कंसंट्रेशन क्या होगा? तो चीनी का कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि आउट ऑफ टोटल सॉल्यूशन, आउट ऑफ टोटल सॉल्यूशन में कितने परसेंट चीनी है? आउट ऑफ टोटल सॉल्यूशन में, आउट ऑफ टोटल सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन की मात्रा में कितने परसेंट चीनी है? टोटल सॉल्यूशन कितना है? 400 ग्राम। 400 ग्राम में से चीनी कितनी है? 120 ग्राम। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%, गुणा 100%। तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आ गया आपका 30%, 30% आ गया। यानी कि टोटल घोल में आपका चीनी की मात्रा 30% है, तो चीनी का कंसंट्रेशन क्या होगा? 30%। तो कंसंट्रेशन का मतलब यह होता है कि आउट ऑफ टोटल सॉल्यूशन, आउट ऑफ टोटल सॉल्यूशन कुल घोल में कितने परसेंट चीनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इस घोल में चीनी का कंसंट्रेशन कितना है? 30%। अगर टोटल 100% घोल है तो 100 में से 30% चीनी है। तो बच्चों पानी कितना होगा फिर? 100 में से 30 घटाओ, पानी कितना परसेंट होगा? 70%। तो पानी का कंसंट्रेशन क्या आएगा? 70% आएगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई कि कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब है कि टोटल घोल में कितने परसेंट, जो भी आप निकालना चाहते हो वो पार्ट है। टोटल घोल में, टोटल घोल 400 ग्राम है, पूछा है चीनी कितना परसेंट है? 120 ग्राम, परसेंटेज में 30%। समझ गए? आप बोलोगे यस सर समझ गए। अब मेरे भाई कंसेप्ट समझिएगा, आप लोग कंसेप्ट समझिएगा। मान लो मेरे प्यारे भाई, आपको टोटल सॉल्यूशन की मात्रा दी हुई है और आपको उस सॉल्यूशन में शुगर का कंसंट्रेशन दिया हो, शुगर का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो आप शुगर की क्वांटिटी आसानी से निकाल सकते हो मेरे भाई। क्वांटिटी ऑफ शुगर, हिंदी में चीनी की मात्रा बराबर क्या होगा? टोटल सॉल्यूशन इंटू परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। टोटल सॉल्यूशन इंटू परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। नहीं समझे बेटा? ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 300 ग्राम चीनी पानी का घोल है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं आपके पास 300 ग्राम चीनी पानी का घोल है। इस 300 ग्राम में शुगर का कंसंट्रेशन 20% है। इस 300 ग्राम घोल में शुगर का कंसंट्रेशन 20% है। तो मुझे बताओ इस घोल में चीनी की मात्रा क्या होगी? मानो आपके पास टोटल 300 ग्राम चीनी पानी की चाशनी का घोल है, चीनी पानी की चाशनी है घोल, उसमें चीनी का कंसंट्रेशन 20% है। तो इस घोल में चीनी की मात्रा क्या होगी? 300 ग्राम का 20%, 60 ग्राम आएगा, 3 दूनी 6, 60 ग्राम होगा। यानी कि चीनी की मात्रा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसे? परसेंटेज से, कंसंट्रेशन से। समझ आ गया? ठीक है जी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा, ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको पूरा समझा और एग्जांपल देके समझा। कॉन्सेप्ट केवल लिख नहीं दिया कि ये याद कर लो, इसे लिख नहीं दिया।
पहले मैंने आपको कंसंट्रेशन की परिभाषा समझाई। परिभाषा का मतलब है आप जिस भी चीज का कंसंट्रेशन निकालो, चीनी का, पानी का, नमक का, तेजाब का, गोल्ड का, तो इसका मतलब ये होता है कि आउट ऑफ टोटल सॉल्यूशन वो चीज कितना परसेंट प्रेजेंट है, वो कंसंट्रेशन कहलाती है। टोटल सॉल्यूशन में कोई वस्तु कितना परसेंट प्रेजेंट है, वही उसका कंसंट्रेशन कहलाती है। अगर आपको कंसंट्रेशन पता है तो आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। टोटल सॉल्यूशन गुणा कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है जी, चलो अब इस पर बेस सवाल करेंगे दोस्तों हम। करिए, 3 क्वेश्चन करेंगे और तीनों बहुत अच्छे सवाल हैं, बिल्कुल परफेक्ट प्री लेवल जो आना चाहिए, और मेंस में भी ऐसे सवाल आते हैं। इस सॉल्यूशन कंटेन 16.5% ऑफ सॉल्ट। एक घोल में 16.5% नमक है। फ्रॉम विच 18 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड। इस घोल से 18 लीटर पानी वाष्प भाप बन के उड़ जाता है। अब सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में 20.9% हो जाता है। अब घोल में नमक की मात्रा 20.9% है, नमक का कंसंट्रेशन। तो बताइए सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, विलयन की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। ठीक है भाई, तो हमारे पास एक घोल है नमक पानी का, हमारे पास नमक पानी का सॉल्ट वाटर का एक घोल है। इसमें सॉल्ट क्या है, सॉलिड, पानी क्या है, लिक्विड। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। तो आप मुझे बात, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें नमक कितना है, 16.5% नमक है। अब हमने इसे गर्म किया तो 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। अब घोल में नमक का परसेंटेज कितना हो जाता है, 20.9% हो जाता है। तो आप मुझे बताओ आप सॉल्ट की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। मुझे यह बताइए, अगर आपके पास नमक पानी का घोल है तो उसमें नमक की मात्रा कैसे निकाली जाएगी, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। तो आपको टोटल सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई नमक के कंसंट्रेशन से, नमक के कंसंट्रेशन से। यही है, आप बोलोगे जी सर ये बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है, ये बेसिक कंसेप्ट है। नमक की मात्रा निकालने तो कुल घोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नमक के कंसंट्रेशन से या नमक की सांद्रता से। हिंदी में लिख लेंगे नमक की मात्रा बराबर कुल घोल गुणा नमक की सांद्रता। एक बात बताओ मेरे भाई, हमारे पास नमक पानी का घोल है, मैंने गैस पे रख के गर्म किया तो जो पानी है पानी भाप बन के उड़ जाता है। क्या नमक भाप बनता है? नहीं, नमक काला पड़ जाएगा पर बर्तन में ही जमा रहेगा। अगर आप नमक पानी के घोल को गर्म भी करोगे गैस पर रख के तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, बट नमक की मात्रा सेम एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी जितनी पहले थी। नमक पानी के घोल में जितनी क्वांटिटी नमक की पहले थी आज भी उतनी ही रहेगी, सेम रहेगी मेरे भाई। आप कितना भी गर्म कर लो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन नमक की मात्रा सेम रहेगी। और आपको पढ़ाया है दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। नमक पानी के घोल में नमक का कंसंट्रेशन कितना है, 16.5% है। हमने गर्म किया, 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। अब नमक का कंसंट्रेशन हो जाता है 20.9%। ऊपर लिखता हूं मैं पहले इनिशियल वैल्यू, नीचे लिखता हूं बाद की वैल्यू। तो कंसंट्रेशन किस रेशियो में चेंज हुआ मेरे भाई, ये किससे कट रहा है बेटा, ये कट रहा है 11 से। 11 का पहाड़ा है ये, 11 से 15 बार, और ये 11 एकम 11 99 11 19 बार। 11 गुणा 15 165, 11 गुणा 13 143, 11 गुणा 17 187। याद कर लो बेटा, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कंसंट्रेशन 15 से 19 हो गया। तो यानी कि सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, 19:15। अगर पहले सॉल्यूशन 19 यूनिट था, अगर इनिशियल सॉल्यूशन 19 यूनिट था, तो अब घट के 15 यूनिट हो गया। यानी कि सॉल्यूशन की टोटल क्वांटिटी कितना कम होगी, 4 यूनिट कम होगी। जबकि सॉल्यूशन कम कितना हुआ, एक बात बताओ, नमक पानी का घोल है, गरम करा, 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया, 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया।
अगर 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया तो टोटल सॉल्यूशन भी 18 लीटर ही कम हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? 18 लीटर। जितना पानी भाप बन के उड़ गया उतना ही आपका सॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। इस सॉल्यूशन ही है नमक प्लस पानी। पानी 18 लीटर भाप बन के उड़ गया, 4 की वैल्यू 18 लीटर है। कितने गुना? 18 को 4 से भाग देंगे 4.5 गुना, ये 4.5 गुना है। बोला सॉल्यूशन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? सॉल्यूशन की प्रारंभिक मात्रा थी 19 यूनिट। 19 की वैल्यू भी 4.5 गुना होगी। 19 की पहले 4 में गुणा करो 76, फिर 19 की 0.5 में गुणा करो 9.5, इन दोनों को जोड़ लो यानी कि 85.5 लीटर। 85.5 लीटर घोल की इनिशियल मात्रा थी। ये आंसर आएगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। 16.5% सॉल्ट है, ना कि कंसंट्रेशन। वाह वाह बेटे वाह वाह, कितने गजब के लॉजिक है ना बेटा। ऐसी थोड़ा ना मैं तुम्हें लीचड़ कहता हूं, मैं कचरा कहता हूं, धरती पे बोझ। 16.5% नमक। तेरे शरीर में 20% खून है, तेरे शरीर में 20% खून है, या मैं कहूं तेरे शरीर में मांस मज्जा हड्डी गंदगी में खून की मात्रा, खून का कंसंट्रेशन 20% है। क्या बात अलग है? क्या बात अलग है राक्षसों? 20% खून का मतलब टोटल में 20%। जब मैं आपसे कहता हूं एक घोल में 16.5% नमक है, इस बात का मतलब क्या है? तुम्हारी ऐसी तैसी क्या मतलब है? एक घोल का मतलब टोटल घोल की मात्रा में 16.5% नमक है, बाकी पानी है। टोटल घोल की मात्रा में 16.5% नमक है, घोल की मात्रा का 16.5% नमक है, यानी कि घोल का 16.5% कंसंट्रेशन है नमक का। तुम्हारी ऐसी तैसी। एक घोल में 30% शुगर है, शुगर का कंसंट्रेशन 30% है। क्या अलग बात थोड़ी ना, तुम कैसे राक्षस पैदा हो गए भाई साहब? तुम्हारे घर वाले भी तुमसे कैसे झेलते होंगे भाई, हैं? कंसंट्रेशन से टोटल सॉल्यूशन कैसे आया? हमें सॉल्यूशन की वैल्यू कहां दी है? हमें सॉल्यूशन की वैल्यू दी नहीं है बेटा, निकालनी है। सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं दी, सॉल्यूशन में कमी दी है। 18 लीटर पानी उड़ा है। चलो कोई बात नहीं, एक और सवाल करेंगे। ये बताइए, रेलवे के पेपर का सवाल है ये। 10 महीने में राहुल मिश्रा, हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू 1440 ml ऑफ ए 38% शुगर सॉल्यूशन सो दैट इट बिकम ए 17.4% शुगर सॉल्यूशन। अगर आपके सामने 38% शुगर सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब समझो क्या? एग्जामिनर आपका फूफा नहीं है कि हर बात को खोल खोल के लिखा करे। फूफा नहीं है तुम्हारा एग्जामिनर। एग्जामिनर को जैसे सुविधा होगी वो वैसे लिखेगा। 1440 ml का आपके पास एक घोल है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि शुगर सॉल्यूशन 38% शुगर सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 38% शुगर है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि शुगर सॉल्यूशन 17.1% हो जाए, यानी कि शुगर की मात्रा उसमें, शुगर का कंसंट्रेशन 17.1% हो जाए। ठीक है, देखो आपके पास चीनी पानी का घोल है। पहले चीनी कितनी है? 38% चीनी है। अगर आप इसमें पानी मिला दोगे, पानी मिला दोगे तो चीनी पानी की चाशनी पतली हो जाएगी ना। चीनी पानी की चाशनी है, आपने इसमें और पानी डाल दिया तो चाशनी क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, कम मीठी हो जाएगी, चीनी का परसेंटेज घट जाएगा पानी मिलाने से।
ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर समझ गया। तो आप मुझे बताओ शुगर की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है? शुगर की क्वांटिटी टोटल सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज ऑफ शुगर, टोटल सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज ऑफ शुगर। यह है मेरे भाई कॉन्सेप्ट शुगर की मात्रा निकालने के लिए, शुगर की मात्रा निकालने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 38% चीनी का घोल है, कितना? 1440 मिलीलीटर। आपके पास 1440 मिलीलीटर, सॉरी 1440 ml चीनी का घोल है आपके पास, 1440 ml घोल है। बोला इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि चीनी की मात्रा, चीनी का कंसंट्रेशन 17.1% हो जाए। चीनी पानी के घोल में आप पानी मिला रहे हो, चीनी पानी के घोल में क्या मिला रहे हो? पानी। पानी मिला रहे हो, चीनी तो नहीं मिला रहे। यानी कि चीनी जितनी पहले थी, चीनी अब भी उतनी रहेगी। चीनी की क्वांटिटी सेम है। शुगर वाटर के सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर रहे हो, यू आर नॉट एडिंग शुगर, यानी कि शुगर की मात्रा जितनी पहले थी अब भी उतनी ही रहेगी। शुगर इज सेम। अगर शुगर की मात्रा सेम है, दो संख्याओं की गुणा सेम है, तो एक संख्या जिस रेशियो में, दूसरी रिवर्स रेशियो में। चीनी पानी का घोल हमारे पास 1440 ml है, उसमें कितनी चीनी है? 38% चीनी है। बोला कितना पानी मिलाया जाए कि चीनी का कंसंट्रेशन 17.1% हो जाए, चीनी का कंसंट्रेशन। तो आप इसका रेशियो निकालो मेरे भाई कि रेशियो क्या है। डेसिमल हटाओगे तो यहां जीरो बढ़ जाता है, यह जाएगा 19 का पहाड़ा है, याद है हमें, 19 दूनी 38, 19 में 171, 20 रेशियो 9। ये कंसंट्रेशन का रेशियो है। तो टोटल सॉल्यूशन की मात्रा रिवर्स रेशियो में होगी, 9 रेशियो 20 रिवर्स रेशियो में होगी। आप बोलोगे हाँ सर रिवर्स रेशियो में, यानी कि अगर पहले 9 यूनिट टोटल सॉल्यूशन था तो अब 20 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया? 11। ये बढ़ा क्यों? पानी मिलाने की वजह से, यानी कि आपने 11 यूनिट वाटर ऐड किया है, आपने 11 यूनिट पानी मिलाया है। इनिशियल सॉल्यूशन कितना था? 1440 ml। इनिशियल कितना था? 1440 ml था चीनी पानी का घोल। कितने गुना मेरे भाई? 16 निम 144, 160 गुना। आपने कितना पानी मिलाया? आपने 11 यूनिट, 11 की वैल्यू भी 160 गुना होगी, नहीं कि 1760 ml। सॉल्यूशन की क्वांटिटी 9 से 20 होगी, कितनी बड़ी? 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू 1760 ml। 1760 ml घोल बढ़ गया, क्यों बढ़ा? पानी मिलाने की वजह से। आपने 1760 ml पानी मिलाया। लीटर में कितना? 1.76 लीटर। आंसर लीटर में। 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 ml, ठीक है ना। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1 ml को अगर लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, 1000 से भाग। ये मिलीलीटर है, लीटर में बदलने के लिए 1760 को 1000 से भाग करेंगे, 1.76 लीटर। पहला ऑप्शन आंसर है। परसेंटेज ऑफ शुगर को रिवर्स करके टोटल सॉल्यूशन, ये बेटा दो परसेंटेज का कंसेप्ट है ना। दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है, ये एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है, गुणा सेम है, तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी रिवर्स अनुपात में होगी। अनुपात आ रहा है, वैल्यू नहीं आ रही है, रेशियो आ रहा है रिवर्स करके, फर्क है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, हर लेवल की चीज आपको करने को मिलेगी। बताइए सवाल नंबर 102 बनाओ जरा, कंसंट्रेशन का लास्ट सवाल। लास्ट सवाल मेरे भाई कंसंट्रेशन का, बताइए जल्दी से फटाफट। अब देखो मैं क्या करता हूं, सवाल को समझाने के लिए पूरा कंसेप्ट लिख के बताता हूं। क्या पेपर में आपको इतना समय रहेगा कि ये सब कंसेप्ट आप लिखो, ये सब लिखो? ये आपको, मुझे ये सब कॉन्सेप्ट का ही तो हिस्सा है। असली में जो सॉल्यूशन है वो बस यही है, यही सॉल्यूशन है इस सवाल का। लेकिन मैं इतना करके बताऊं तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, तो मुझे पूरा लिखना पड़ता है पूरा। आप ये मत समझिए कि इतना टाइम लगेगा पेपर में। पेपर में तो 15-20 सेकंड से ऊपर का सवाल है ही नहीं। ये
अब जैसे आप यही सवाल देखो, इस सवाल को आप कैसे करोगे। चीनी पानी का घोल है 28 लीटर, उसमें चीनी है 26.4%। अब इस घोल को गर्म करके 6 लीटर पानी उड़ा दिया, भाप बन के उड़ गया। बचे घोल में कितने परसेंट चीनी होगी बचे घोल में? दोनों रास्ते बता देता हूं मेरे भाई। हमारे पास चीनी पानी का 28 लीटर घोल था, टोटल सॉल्यूशन। अब हमने पानी गर्म, घोल को गर्म किया, 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। 28 लीटर में से 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, तो अब कितना बचा? 22 लीटर। ठीक है जी। देखो, आप जब चीनी पानी के घोल को गर्म करते हैं तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, चीनी सेम रहेगी, चीनी की मात्रा सेम रहेगी। अगर घोल का रेशियो ये है 14 से 11, मेरे प्यार भी 14 से 11, तो कंसंट्रेशन का रेशियो रिवर्स होगा मेरे भाई, 11:14। यानी कि अगर इनिशियली चीनी का कंसंट्रेशन 11 था तो अब जो है 14 हो जाएगा। पहले चीनी का कंसंट्रेशन कितना था? 26.4%, जो कि कितना है? 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 2.4 गुना। अब चीनी का कंसंट्रेशन कितना है? 2.4 टाइम्स। 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 28 में 5.6 जोड़ूंगा 33.6%। अब चीनी का कंसंट्रेशन 33.6% है, डी ऑप्शन। यह करना है पेपर में इतना। डी, ठीक है, चलिए। ओके स्टूडेंट, आज इतना ही छोड़ते हैं, हमारी तबीयत जो ज्यादा ठीक नहीं है। अब इनकम टैक्स वाले सवाल हैं, कल करवाते हैं, ठीक है ना, और परसेंटेज की सेकंड शीट भी शुरू करेंगे। ओके, आज इतना ही, बाकी कल। बाय।